अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब लोग खैर वाफियत से होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे, अल्लाह ताला की नेमतों से इंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो सेल्स टैक्स है, एक पंजाब गवर्नमेंट भी सेल टैक्स लेती है और एक वफाक भी सेल टैक्स लेता है। तो दोनों सेल टैक्स में क्या डिफरेंस है, यानी कि सर्विसेज पर जो सेल टैक्स होता है वो किसकी डोमेन में आता है। आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं जी प्रोविंशियल टैक्सेस कौन सा है और जो फेडरल टैक्सेस है वो कौन कौन सा है, या एफबीआर कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट करता है और जो प्रोविंस की मद में आता है, जो उसकी डोमेन में आता है, वो कौन सा टैक्स है। आपने चूँकि एफबीआर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जाना है तो आपको पंजाब से तो लेना देना कोई नहीं है। उनका जो अपना एक्ट है सेल्स टैक्स एक्ट 2012, वो उनका अपना एक्ट है जिसके मुताबिक वो सेल टैक्स इकट्ठा करते हैं। जबकि हमारा जो सेल टैक्स एक्ट है वो 1990 है जिसके मुताबिक हम लोग सेल टैक्स इकट्ठा करते हैं। अब वो कौन सा सेल टैक्स लेते हैं और हम कौन सा सेल टैक्स रखते हैं, आज की वीडियो में हमने इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है। क्या आया एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डबल टैक्स लग रहा होता है, 17% उधर भी जा रहा होता है और 17% हमारे तरफ भी आ रहा होता है, क्या कंज्यूमर को डबल देना पड़ता है, ये हमने आज देखना है। तो याद रखें कि जो वफाक के पास आता है, जैसे कि हमारा फेडरल डिपार्टमेंट है एफबीआर, इसकी डोमेन में जो आ रहा है वो सेल टैक्स वो होगा जो प्रोडक्ट के ऊपर होगा। जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही होंगी मुल्क के अंदर, उस चीज़ों पर जो 17% 18% टैक्स लगता है वो वाला टैक्स हमारा एफबीआर कलेक्ट करता है। जबकि पूरी कंट्री में जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, कंट्री नहीं बल्कि प्रोविंस में, हर प्रोविंस का अपना एक्ट है, अपना रेट है, अपना कलेक्शन है, अपनी डोमेन है उनकी। तो जो प्रोविंस में सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वहाँ के बिजनेस इंडिविजुअल्स, उसके ऊपर जो सेल टैक्स पे करना होता है वो उन्होंने गवर्नमेंट को पे करना होता है, उस प्रोविंस की गवर्नमेंट को। तो वो प्रोविंस की गवर्नमेंट उसको इकट्ठा करती है। आई थिंक अगर मैं नहीं गलत तो ये जो 18th अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके तहत ये डोमेन किसको दे दी गई थी, प्रोविंस को। तो अब वो कौन कौन सी सर्विस है, मिसाल के तौर पे आप एफबीआर की जब रिटर्नें देखेंगे आकर आपको पता लगेगा कि एफबीआर भी टैक्स काट रहा होता है। एफबीआर जब किसी को सैलरी पे करता है, सैलरी पे करने के बाद वो उससे टैक्स काट के सैलरी पे करता है। तो सैलरी भी तो सर्विसेज के अगेंस्ट ही पे की जाती है, आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आप उनको सैलरी पे कर रही होती है कंपनी, तो कंपनी ने भी टैक्स काटा। अब ये जो सर्विसेज है ये कौन सी सर्विसेज है, क्या आया ये तो पंजाब के पास नहीं जानी चाहिए थी। तो याद रखें सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो कि बिज़नेस इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रहा होता है, एज अ बिज़नेस एंटिटी रन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई शिपमेंट की सर्विसेज दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा है। अभी आगे जाके मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा, जो सेल टैक्स एक्ट है पंजाब का उसके अंदर बाकायदा लिस्ट दी हुई है कि अगर कोई बंदा ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो ये टैक्स लगेगा, ये का सर्विस प्रोवाइड करेगा तो ये टैक्स लगेगा। 5% है, 16% है, 13% है, 17% है। डिफरेंट सर्विसेज जो हैं उसका रेट भी डिफरेंट ही है। जिस तरह की सर्विस होगी उस तरह का उसके ऊपर रेट कलेक्ट करके वो प्रोविंस की गवर्नमेंट में जाएगा। प्रोविंस में PRA है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, उनका अपना पोर्टल है जिस पर जाकर वो रिटर्न जमा करवाते हैं जो भी इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो बिज़नेस इंडिविजुअल हैं। अब एक शख्स अगर बिज़नेस कर रहा है सर्विसेज का तो उस शख्स पे मल्टीपल टैक्स लगेंगे। सर्विसेज वाला टैक्स वो पंजाब को देगा, जो उसकी अपनी इनकम होगी, जो साल की वो इनकम बचत उसकी होगी, जो इनकम होगी बिजनेस इनकम, उस इनकम पर वो टैक्स किसको देगा, एफबीआर को देगा। ठीक है। अब चूंकि ये एक सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक आम बंदे को ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो ज़रा टैक्स का सिस्टम इन्हें इन्हेंस करना चाहिए कि एक शख्स अगर बिज़नेस कर रहा है तो उसे एक ही जगह पेमेंट करके जगह जगह उसको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि ये सिस्टम है, जब तक एक नहीं होगा तब तक इसको देखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, हाउ ना हो आपको होनी चाहिए। तो चलें अब वो एक दफ़ा लिस्ट देख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए हमें। 16%, 15%, 13% सर्विसेज
कौन कौन सी हैं? बैंकिंग सर्विसेज हैं, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज हो सकती हैं, शिपिंग की सर्विस हो सकती हैं। अब ये याद रखें, ये वो सर्विसेज हैं जो विद इन आपने प्रोविंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई इनमें इन सर्विसेज में से किसी भी सर्विसेज का जो वो बिज़नेस कर रहा है, तो फिर वो किस पे सर्विसेज, उसका टैक्स किस पे जाएगा? अपने प्रोविंस पे जाएगा। अब ये बैंकिंग जो है ना, बैंकिंग बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है। तो बैंकिंग सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड करे तो उसका टैक्स किसको जाएगा? प्रोविंस को जाएगा। ये आपने देख लेना है कौन सी अमेंडमेंट है, 18th अमेंडमेंट है, या देख लीजिएगा 13th अमेंडमेंट है। उसके मुताबिक जो है ना ये डोमेन किसको दे दी गई थी? मुतलका प्रोविंस को दे दी गई थी कि ठीक है आप सेल टैक्स जो है ना उस पर इकट्ठा कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेशलिस्ट एडवाइस है, कंसल्टिंग है, आउटसोर्स बिजनेस है, सर्विसेज, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू सर्विसेज, टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, होटल एंड रेस्टोरेंट्स। ये जो सर्विस, ये सारी सर्विसेज है। आप जो होटल एंड रेस्टोरेंट है वो एक आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो सर्विसेज पे भी जो टैक्स देना पड़ेगा वो एट द एंड जब आपको रसीद बना कर देंगे उसके ऊपर इतना % टैक्स आप देखें अलहदा से लगा होगा। एक तो उनकी अपनी प्रोडक्ट का जो होगा टैक्स, क्योंकि एज आ प्रोडक्ट के ऊपर तो मतलब जो फ्रूट्स वगैरह हैं, जो वेजिटेबल्स है, उस पर टैक्स तो नहीं है, ठीक है। उनके ऊपर जो सर्विस उन्होंने आपको प्रोवाइड किया उसके ऊपर वो टैक्स लगाकर आपको फिर आपको इनवॉइस देते हैं और फिर आप वो टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ से ये भी एक बात क्लियर होगी कि कलेक्शन क्या है और डिडक्शन क्या है। डिडक्शन ये है कि जब आप कोई चीज़ की पेमेंट करते हैं, आप टैक्स काट कर पेमेंट करते हैं और वो कटा हुआ टैक्स आपकी ज़िम्मेदारी होती है जमा करवाना। जबकि कलेक्शन वाला ये टैक्स होता है कि आपने कोई सर्विसेज रिसीव की, उसके बदले आपने पेमेंट की, पेमेंट करने के बाद आप इजाफी टैक्स की पेमेंट भी उसके साथ करेंगे। वो टैक्स की पेमेंट करेंगे आप उसको, तो दूसरे बंदे ने आपसे वो टैक्स पेमेंट कलेक्ट की, उसके लिए वो कलेक्शन होगी। अब वो वाला बंदा जाके अपने मुतलका अथॉरिटी को वो जमा करवाएगा, तो ये कलेक्शन आ गई। ये ऑलरेडी मैंने बताया। इसी तरह का मैटर जो है ना 7E का बड़ा क्रिटिकल मैटर है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, जो भी 2022 फाइनेंस एक्ट में लगा था 7E, ठीक हो गया, डीम्ड इनकम टैक्स आया था, तो वो आता ही चैलेंज हो गया कोर्ट में। 1 साल के बाद उसका डिसीजन आया, 2023 में उसका डिसीजन आया और डिसीजन डिपार्टमेंट के हक में आ गया। इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, डिटेल्ड वीडियो है, कोर्ट का डिसीजन भी मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है और 7E को भी कंप्लीट डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो लाजमी वीडियो देख के जाएँ, क्योंकि वो एक हॉट इशू चल रहा है, वो करंट इशू चल रहा है और उसमें जो है ना वो बड़ा आपको नॉलेज में इजाफा होगा अगर आप वो जजमेंट भी पढ़ लेंगे तो। उसका मेन लुबे-लुबाब ये था कि टैक्स पेयर जिसको टैक्स लगा था वो ये कहता था, या टैक्स बार वाले ये कहते थे जिन्होंने पिटीशन फाइल की, उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी का टैक्स कलेक्ट करना है वो प्रॉपर्टी का टैक्स है प्रोविंस की डोमेन, वफाक की डोमेन नहीं है कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स इकट्ठा करें। इस वजह से ये जो 7E लगाया गया है ये कानून के मुताबिक नहीं है, इसको ख़त्म किया जाए। जबकि लेजिस्लेचर ये कहते थे, कानून वाले ये कहते थे, वफाक वाले या FBR वाले जिन्होंने ये जिसको डिफेंड किया इस पिटीशन को, वो ये कहते थे कि 7E जो है ना वो डीम्ड इनकम है, ना कि वो आपकी प्रॉपर्टी की इनकम है। जैसे कि रेंटल इनकम वफाक की डोमेन में आ रहा है, इसी तरह ये डीम्ड इनकम भी वफाक के डोमेन में आएगा, FBR की डोमेन में आएगा कि भाई ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने एक से ज़्यादा मकान रखे हुए हैं और उन मकानों से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अगरचे नहीं कर रहे, तो हमने डीम्ड इनकम की जो अजम्पशन है वो हमारे पास है। हम किसी शख्स पे उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वेल्थ के मुताबिक ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये बंदा इतनी इनकम जनरेट कर रहा है, जब हमारे पास एक्चुअल फिगर नहीं होगी तो इस वजह से ये पॉइंट पे ये जीत गए थे और फिर इनके हक़ में फ़ैसला आ गया और इन्होंने फिर 2023 से रिकवरी शुरू कर दी। 7E का बाकायदा इन्होंने IRS में जो इनका सर्विसेज सिस्टम था, ऑनलाइन सिस्टम था, उसमें उन्होंने 7E को इंसर्ट करवाया और हर शख्स के लिए मैंडेटरी हो गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वहाँ पर डिक्लेयर करें, कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसकी किस किस हेड में आ रही है। अगर ऑलरेडी वो रेंटल इनकम उससे जनरेट कर रहा है और उस रेंट इनकम पर टैक्स दे रहा है तो फिर इसका मतलब है वो टैक्स वो और नहीं देगा। चलें आगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ये वो एक लिस्ट है जो मैंने एक स्नैपशॉट लेकर यहाँ पे दी है। ये जो पंजाब का सेल टैक्स एक्ट है उसके अंदर से ये तस्वीर ली है, अभी आपको भी दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए क्या था कि होटल, मोटल एंड गेस्ट हाउस वगैरह अगर ये कोई सर्विसेज कर रहा है विद इन प्रोविंस
तो वो कितने % टैक्स लगाएगा? 5% टैक्स विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट फॉर नॉन कॉरपोरेट, नॉन फ्रेंचाइज, नॉन चेन बिजनेस विद लेस देन 20 रूम्स। साथ कंडीशन भी दे दी कि उस पे अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर वो 5% के हिसाब से ऊपर टैक्स लगेगा और विदाउट इनपुट क्लेम किए बगैर, वो अपना इसमें से इनपुट नहीं क्लेम करवा सकेगा, ये 5% उसको देना ही देना होगा। प्रीवियसली वीडियोस में मैंने ये भी बताया कि इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है, कब वो अपना इनपुट क्लेम करेगा और कब इनपुट क्लेम नहीं कर पाएगा और कितनी लिमिट तक क्लेम कर पाएगा। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो वो भी मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, तब आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि ये इनपुट क्लेम करने का क्या मतलब कह रहा है कि इनपुट एडजस्टमेंट। वो कह रहा है 16% आपने लेना है फॉर अदर्स। अगर इसके अलावा कोई ये होटल है उसके अंदर 16 रूम नहीं है तो फिर इसका मतलब है इसके अलावा जो भी हैं वो 16% के हिसाब से सर्विस चार्जेस लगाकर वो PRA को जमा करवाएंगे। अगर वो गेस्ट हाउस की सर्विस दे रहे हैं, होटल की सर्विस दे रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह मैरिज हॉल, लॉन्स बाय वट एवर नेम कॉल्ड इंक्लूडिंग पेंडल एंड शमियाना सर्विसेज। ये कौन सी सर्विसेज हैं? आई डोंट नो इसके बारे में क्या है ये। बाहर उसमें बताया कि अगर कोई मैरिज होटल की सर्विसेज दे रहा है, मैरिज हॉल की सर्विसेज दे रहा है तो उस पर 5% टैक्स विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के बगैर उसने 5% ये टैक्स लेना है और वो जमा करवाना है उसने PRA को। तो ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज दी है। अब इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका जो अपना एक्ट है ये आ गया जी, मैंने खोला हुआ है। क्या इस एक्ट का नाम है ये देख लें, द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 13th एडिशन, ये लेटेस्ट एडिशन है इसका। तो ये इसमें सारी कैटेगरी यहाँ पर मौजूद है, इसके शेड्यूल के अंदर रेट दिया हुआ है। अगर आपने ये पढ़ना है तो आप इसके अंदर देख सकते हैं और उसके बाद आप इसके मुताबिक, ये इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसमें हाउ नाउ ही लेनी है कि ये क्या होता है। इसके चैप्टर्स देख लीजिएगा, उसमें ये देख लीजिएगा टैक्सेबल सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि आपने सर्विसेज और प्रोडक्शन में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए कि गुड्स की प्रोडक्शन में और सर्विसेज की प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो बस ये आपने देख लेना इसमें से। बाकी मज़ीद अगर आपको किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन आ रही है या आप समझते हैं कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हाईलाइट करना चाहिए, तो वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह उसको भी हाईलाइट कर दूंगा। बाकी मुझे जो लगता है कि इम्पॉर्टेंट है मेरे मुताबिक वो मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ वक्तन फ़क्तन। तो इसीलिए अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं और मज़ीद आपके लिए लाने वाला हूँ। और कुछ नहीं तो चलो आपका एक जनरल नॉलेज ही इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बस अल्लाह हाफिज़।